नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 25 जुलाई 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। हिमाचल के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 5 जिलों में 24 से 30 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। उधर मंगलवार रात सबसे ज्यादा बारिश बैजनाथ में 85.0 mm, पालमपुर में 25.2, जोगिंद्रनगर में 18.0, धर्मशाला में 10.4, पांवटा साहिब में 7.6, सैंज में 7.5, काहू में 7.5, कसौली में 7.4 व शिमला में 5.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिमला में बुधवार को हल्की धूप खिलने के साथ धुंध छाई रही। मानसून सीजन के चलते पीडब्ल्यूडी ने बीते 24 घंटे में 10 सड़कों को दुरुस्त कर लिया है। अब 15 सड़कें बाधित बची हैं। मंडी में 10 सड़कें दुरुस्त कर ली हैं। अब यहां 12 सड़कें बाधित बची हैं, जबकि 3 अन्य सड़कें कांगड़ा और किन्नौर में बंद हैं। बिजली बोर्ड ने बीते 24 घंटे में 35 ट्रांसफार्मर दुरुस्त कर लिए हैं। अब 62 ट्रांसफार्मर प्रदेश भर में बंद हैं। इनमें सबसे ज्यादा 43 मंडी में बंद हैं, जबकि लाहौल स्पीति में 15 और चंबा में 4 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। शिमला के ठियोग में एक पेयजल योजना बाधित है। मानसून सीजन के दौरान 390 करोड़ का नुकसान। अब तक के मानसून सीजन के दौरान 389 करोड़ 71 लाख रुपए का नुकसान प्रदेश भर में हुआ है। इसमें पीडब्ल्यूडी को 157 करोड़ 21 लाख, जल शक्ति को 85 करोड़ और बिजली बोर्ड को 26 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मानसून के दौरान अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है। यह सभी वे लोग हैं जो अलग अलग हादसे का शिकार हुए हैं। मौसम विभाग ने मानसून के दौरान लोगों से सतर्क रहने का आह्वान किया है। न्यूनतम तापमान शिमला 17.6, सुंदरनगर 23.5, भुंतर 24.1, कल्पा 16.2, धर्मशाला 20.5, ऊना 25.6, नाहन 24.5, केलांग 13.2, पालमपुर 19.7, सोलन 21.4, मनाली 20.6, कांगड़ा 24.7, मंडी 25.1, बिलासपुर 26.0, हमीरपुर 26.5, चंबा 24.5 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान शिमला 24, भुंतर 35.4, धर्मशाला 28.0, ऊना 36.4, कांगड़ा 33.0, मंडी 33.2, बिलासपुर 34.2, हमीरपुर 33.7, चंबा 34.0, धौलाकुआं 32.4, बरठीन 33.3, ताबो 33.0 डिग्री सेल्सियस। समाचार नंबर 2। कुपवाड़ा में बंगाणा का फौजी दिलावर खान शहीद। बंगाणा उपमंडल के तहत गांव घरवासड़ा का जवान दिलावर खान 28 पुत्र करमदीन बुधवार को कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। दिलावर खान की शहादत पर क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। सेना का जवान दिलावर खान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात था। वहां पर सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में वह शहीद हो गया। सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक एस कालिया ने बताया कि दिलावर खान का पार्थिव शरीर गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे उनके पैतृक गांव लाया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिलावर खान का 3 साल का एक बेटा है। बंगाणा के जवान की शहादत पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट और कुटलहड़ के विधायक विवेक शर्मा, पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो, जिला परिषद उपाध्यक्ष कृष्णपाल शर्मा, उपायुक्त जतिन लाल सहित ऊना जिला के सभी अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है। समाचार नंबर 3। ट्रांसफर बैन और स्कूल बंद करने पर फैसला आज।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग कैबिनेट की इस बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर बड़े निर्णय करवाने जा रहा है। विभाग में शैक्षणिक सत्र के बीच में टीचर ट्रांसफर को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का मामला लगेगा। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों के लिए युक्तिकरण की प्रक्रिया को भी हरी झंडी दी जाएगी। मंत्रिमंडल के सामने जीरो एडमिशन वाले 100 सरकारी स्कूलों व कम एडमिशन वाले करीब 650 स्कूलों का आंकड़ा भी रखा जाएगा। इन स्कूलों में से कितने किस फार्मूले के तहत बंद करने हैं, यह निर्णय कैबिनेट को लेना है। मंत्रिमंडल स्कूल में प्रशासनिक काम देखने वाले प्रिंसिपल, हेडमास्टर और सेंटर हेड टीचर के लिए भी दिन में 1 घंटा बच्चों को पढ़ाना आवश्यक कर सकता है। कैबिनेट में सेब बागबानों को राहत देने पर फैसला हो सकता है। वित्त विभाग से इस पर मंजूरी मिल गई है, लिहाजा अब मामला कैबिनेट में जाएगा। इस सेब सीजन के दौरान बागबानों को MIS योजना के तहत कितना समर्थन मूल्य दिया जाना है, यह तय होगा। अभी तक सरकार 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सेब की खरीद करती है। वहीं जल शक्ति विभाग की ओर से सोलन जिला के धर्मपुर में जल शक्ति डिवीजन खोले जाने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। हिमकेयर योजना में बड़े बदलाव पर भी होगा निर्णय। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हिमकेयर योजना को लेकर बड़ा फैसला करवाया जा सकता है। इस स्कीम में राज्य सरकार के ऊपर 370 करोड़ का बकाया हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कैबिनेट के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, जिसमें इस स्कीम की कमियों को लेकर बताया जाएगा। कैबिनेट इस योजना में सुधार को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। हिमकेयर कार्ड बनाने की अवधि सीमित होगी और प्रीमियम के भी अब पैसे लगेंगे। दिल्ली जा सकते हैं CM। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली जा सकते हैं। 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं। सूचना यह है कि कांग्रेस नीत गठबंधन के मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार करेंगे। इस बारे में CM ने कहा कि उन्हें बहिष्कार की जानकारी नहीं है। हिमाचल सरकार ने अपना नोट भी बनाकर भेज दिया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना CM के साथ ही दिल्ली जाएंगे। एक सवाल के जवाब में CM ने कहा कि JOIT 817 परीक्षा का रिजल्ट जल्दी घोषित होगा और सरकार ने मंजूरी दे दी है। समाचार नंबर 4, दवाइयों की गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता। दवाओं की गुणवत्ता की परख में अब ड्रग इंस्पेक्टर ढील नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आयुष विभाग ड्रग इंस्पेक्टर और जिला निरीक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहा है। इस संबंध में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला के उद्घाटन मौके पर आयुष सचिव कदम संदीप वसंत ने कहा है कि दवाओं की गुणवत्ता और उनकी जांच से समझौता नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया है कि वे अधिनियम और नियमों का पालन करें, ताकि राज्य में लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध हो सके। श्री कदम ने कहा कि इस कार्यशाला से न केवल प्रतिभागियों के ज्ञान में वृद्धि होगी, बल्कि वे अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम होंगे। इस मौके पर निदेशक आयुष डॉ निपुण जिंदल ने जोर देकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ड्रग इंस्पेक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयुष विभाग के निदेशक डॉ निपुण जिंदल ने कार्यशाला के महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आयुष उद्योग में वर्तमान में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि निकट भविष्य में उद्योग का कारोबार और भी बढ़ सकता है। संभावित रूप से अगले 5 वर्षों में इसके 20 से 25% की वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है। उपनिदेशक डॉ प्रभाकर मिश्रा ने कार्यशाला के सत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सत्र को ध्यानपूर्वक डिजाइन किया गया है, ताकि प्रतिभागियों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सके। कार्यशाला में 32 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से अभिषेक और प्रीति, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक डॉ तेजस्वी आजाद, सेवानिवृत्त उपनिदेशक डॉ सुंदर शर्मा और आयुष विभाग के उपनिदेशक डॉ राजेश शर्मा और डॉ प्रभाकर मिश्रा रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला में लगभग 32 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। यह कार्यशाला 25 जुलाई तक आयोजित की जा रही है और इसमें 8 सत्र हैं, जिनमें प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक आयुष डॉ अमित गुलेरिया भी उपस्थित रहे।
कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना और राज्य में दवाइयों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। समाचार नंबर 5। अटल आदर्श स्कूल लेने आए नामी संस्थान। हिमाचल में पूर्व जयराम सरकार के समय 3 विधानसभा क्षेत्रों में बने अटल आदर्श विद्यालय परिसरों को निजी क्षेत्र में देने के लिए राज्य सचिवालय में बुधवार को एक अहम बैठक हुई। यह बैठक निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ टेंडर जारी करने से पहले शर्तें तय करने के लिए बुलाई गई थी। बैठक शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से आयोजित थी, लेकिन चर्चा में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को ये कैंपस देने के आइडिया को भी इसमें बल मिला, क्योंकि काफी नामी संस्थान इन स्कूलों को लेने के लिए आगे आए हैं। इस बैठक में पीरामल, भारती और संपर्क फाउंडेशन, प्रथम आविष्कार के अलावा विद्यापीठ शिमला, डीएवी दिल्ली, हिम अकादमी हमीरपुर और अभिलाषी इंस्टीट्यूट नेरचौक जैसे संस्थानों ने भी इच्छा जताई है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा सचिव ने 3 स्थानों पर बने स्कूल कैंपस निजी क्षेत्र को ऑफर करने का विचार साझा किया और इन निजी संस्थाओं ने शिक्षा विभाग से इसके बदले की शर्तें पूछी हैं। इस चर्चा के दौरान आए आइडिया के आधार पर अब शिक्षा विभाग रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल यानी RFP जारी करेगा। यह सरकारी परिसर लीज पर निजी क्षेत्र को दिए जा सकते हैं। इन संस्थानों में एडमिशन के लिए हिमाचल का कोटा तय हो सकता है। गौरतलब है कि मंडी के मढ़ी में अटल आदर्श विद्यालय कैंपस बनकर तैयार है। ऊना के बंगाणा और मंडी के नाचन में भी इस तरह के कैंपस बन रहे हैं। राज्य का शिक्षा विभाग इन परिसरों को खुद चलाने में असमर्थ दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन स्कूलों के आसपास एडमिशन के लिए इतने बच्चे ही नहीं हैं। इसलिए रेजिडेंशियल स्कूल में बाहर से भी बच्चे लाने होंगे। समाचार नंबर 6। इसलिए जला दिया बेटी का सारा सामान, एक निशानी तक नहीं रखी। सुंदरनगर उपमंडल के एक गांव में बेटी द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर भड़े उसके परिजनों ने बेटी का सारा सामान आंगन में सबके सामने जला दिया। परिजनों ने बेटी के कपड़े, जूते, किताबें और सारी निशानियां आग के हवाले कर दी। जानकारी के अनुसार परिवार की बेटी ने अपनी मर्जी से कुछ दिनों पूर्व अंतरजातीय विवाह कर लिया था, जिससे उसके परिजनों में भारी गुस्सा था। बुधवार को उक्त परिवार ने बीच गांव में घर से बेटी का सारा पुराना सामान इकट्ठा किया, जिसमें बेटी के सूट और अन्य चीजों को सार्वजनिक तौर पर आग के हवाले कर दिया। बताते हैं कि पिछले दिनों उक्त लड़की ने एक युवक से अंतरजातीय कोर्ट विवाह कर लिया, जिसका पता चलने के बाद लड़की के परिजन गुस्से में भड़े हुए थे। इसके बाद लड़की के परिजनों ने SDM सुंदरनगर के पास शिकायत देकर लड़की के ससुराल वालों को बुलवाया था। उसके बाद बुधवार को दोनों पक्षों ने SDM सुंदरनगर के सामने अपने अपने पक्ष रखे। SDM सुंदरनगर के समक्ष लड़की ने अपने ससुराल के साथ रहने पर सहमति जताई। हालांकि इस दौरान लड़की के माता पिता बेटी के घर वापसी के लिए उसे मनाते रहे, मगर लड़की ने माता पिता के साथ वापस जाने से मना कर दिया। इसके बाद घर वापस आते ही लड़की के परिजनों ने गुस्से में अपनी बेटी का सारा सामान पूरे गांव के सामने जलाकर राख करते हुए उसकी सारी निशानियों को खत्म कर दिया। वहीं बेटी ने भी वीडियो जारी कर परिजनों से कहा है कि वह अब कभी नहीं लौटेगी और परिजन ऐसा कोई कदम न उठाएं, जिससे उसे उनके विरुद्ध होना पड़े। समाचार नंबर 7। जिस्पा से दिल्ली को दौड़ी HRTC वोल्वो बस। HRTC के कुल्लू डिपो ने बुधवार को लाहौल स्पीति के जिस्पा से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। अब स्थानीय लोगों संग सैलानियों को बार बार बस बदलने से छुटकारा मिलेगा। पहली बार बस 2021 में शुरू हुई थी और 2022 में भी चली। वहीं जुलाई 2023 को यह बस बाढ़ आने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने पर बंद हो गई थी। अब करीब 1 साल बाद HRTC प्रबंधन ने इस बस सेवा को शुरू कर दी है। वोल्वो बस चलने से पर्यटन को भी कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पर्यटक बस का टिकट बुक कर सकते हैं। बता दें कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक सस्ते किराए में लाहौल स्पीति का दीदार वोल्वो बस में यात्रा कर सकते हैं। जिस्पा से दिल्ली का सफर पर्यटक 1923 रुपए कर सकेंगे। उधर HRTC कुल्लू के उपमंडलीय प्रबंधक DK नारंग ने बताया कि बुधवार से जिस्पा और दिल्ली के बीच वोल्वो बस सेवा आरंभ कर दी है। अब यह बस रूटीन में चलेगा। वोल्वो बस की टाइमिंग।
जिस्पा से शाम 5:30 बजे, केलांग से 7 बजे, मनाली से 10:30 बजे, कुल्लू से 11:40 पर, मंडी से 1:50 पर, सुंदरनगर से 2:20 पर, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए प्रस्थान 5:30 बजे सुबह और दिल्ली में आगमन 10:30 बजे होगा। दिल्ली से शाम 5:30 बजे चलेगी, चंडीगढ़ से 11 बजे, सुंदरनगर से 2 बजे, मंडी से 2:30 बजे, कुल्लू से 4:45 पर, मनाली से 6 बजे, केलांग से जिस्पा के लिए 9:30 बजे और जिस्पा सुबह 11 बजे पहुंचेगी। समाचार नंबर 8। कैबिनेट फैसलों को जमीन पर उतारेंगे नेगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की निगरानी के लिए अब एक और कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। यह महत्वपूर्ण कार्य राजस्व और बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी को दिया गया है। नेगी इस कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्ष होंगे। उनके साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुर्वेद मंत्री यादविंद्र गोमा इस सब कमेटी में बतौर सदस्य नियुक्त किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव इस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। इस कैबिनेट सब कमेटी को हर महीने करीब 2 बैठकें करनी होंगी और उनमें कैबिनेट द्वारा अब तक लिए गए फैसलों पर अमल की रिपोर्ट विभागों से लेनी होगी। राज्य सरकार के ध्यान में यह आया था कि कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्हें कैबिनेट ने तो ले लिया, लेकिन अब तक लागू नहीं किया जा सका है। इसलिए एक निगरानी समिति की जरूरत महसूस की जा रही थी। राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट सब कमेटी के गठन को लेकर जारी की गई अधिसूचना में कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं दिया गया है, यानी कैबिनेट सब कमेटी स्वतंत्र है कि वह निगरानी के लिए अपने अनुसार प्रक्रिया को अपना सकती है। इससे पहले राज्य सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बना रखी है। पेपर लीक के बीच फंसे पोस्ट कोड को लेकर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ही सब कमेटी है। टूरिज्म में होम स्टे को लेकर अलग से कैबिनेट सब कमेटी काम कर रही है, जबकि पंचायती क्षेत्र में खाली पड़े भवनों के इस्तेमाल को लेकर भी अलग कमेटी बनाई गई है। समाचार नंबर 9। कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं को सम्मान। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं को प्राकृतिक खेती पर कार्य करने के लिए उत्कृष्ट प्राकृतिक खेती पुरस्कार मिला है। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शालीमार कश्मीर में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्राकृतिक खेती के आउटस्केलिंग पर प्रगति समीक्षा व जागरूकता कार्यशाला के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं सिरमौर को उत्कृष्ट प्राकृतिक खेती केवी के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कुलपति डाडी के वत्स ने कहा कि इस पुरस्कार के लिए धौलाकुआं स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान ATRI जोन 1 के निदेशक डा परविंदर शरोन और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रसार शिक्षा निदेशक डा नवीन कुमार ने 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में के तहत आने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए KVK सिरमौर के वैज्ञानिकों की टीम के प्रयासों की सराहना की। समाचार नंबर 10। ऑटो सेक्टर के लिए हितकारी सिद्ध होगा बजट। प्रदेश के सबसे बड़े ऑटो सेक्टर समूह देवभूमि ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र वशिष्ठ ने भारत सरकार की हालिया बजट घोषणाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट ऑटो रिटेल क्षेत्र के लिए आशावाद और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकस समावेशी विकास की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण को उजागर करता है, जो सराहनीय है। प्रमुख फसलों के लिए बढ़ाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य और PMGSY के चरण 4 का शुभारंभ सकारात्मक कदम है, जो ग्रामीण आय को बढ़ावा देंगे और ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे, जिससे संभावित रूप से ग्रामीण ऑटो बिक्री में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग पर बजट का जोर हमारे उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और मुद्रा ऋण में वृद्धि उन विकासों को प्रोत्साहित कर रही है जो रोजगार सृजन और उद्यमशीलता का समर्थन करेंगे, जिससे उपभोक्ता खर्च करने की शक्ति में वृद्धि होगी। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा निवेश के लिए 1 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के आवंटन के साथ अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। बेहतर बुनियादी ढांचा ऑटो सेक्टर के लिए एक वरदान है, जो बेहतर लॉजिस्टिक्स की सुविधा प्रदान करता है और समग्र उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाता है। हालांकि उद्योग को कुछ चुनौतियों से भी निपटना होगा, जबकि बजट विकास के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। भविष्य के विकास के लिए मजबूत नींव। हम ऑटो खुदरा क्षेत्र के सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दों,
जैसे कि हरित गतिशीलता में परिवर्तन और टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन करने वाली नीतियों की आवश्यकता को संबोधित करने में सरकार से निरंतर समर्थन की उम्मीद करते हैं। कुल मिलाकर बजट भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखता है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।